हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। आज हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। हमारी सीरीज़ होगी 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं। हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे और व्हेन का मतलब कब। देखिए, जब हम इन सभी सवालों के जवाब देते हैं तो हम किसी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता करने में सक्षम होते हैं। यानी कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ओके, मैं जब ये सीरीज़ करा रही हूँ दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 6th क्लास का चैप्टर 1 अपने सामने एक ऐसे हार्ड कॉपी लेके ज़रूर बैठे हुए होंगे। ये बुक में ही है, ये NCERT की बुक है। आप इसे NCERT की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके PDF की तरह रीड कर सकते हैं या एक हार्ड कॉपी मेरी तरह निकाल के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में दिया हुआ है दोस्तों कि रशीदास क्वेश्चन। अब रशीदा ये एक बच्ची है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। इसकी आंखें, इसने जैसे पढ़ते पढ़ते देखा, इसने सडनली पढ़ा कि 100 ईयर्स अगो। अब रशीदा ने और बाकी कई बच्चों की तरह इसने भी यही सोचा कि इतने साल पुरानी बातें हमें कैसे पता चलती है और किसको याद है कि 1000 या 100 साल पहले क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं। आगे दिया हुआ है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें कल की कोई बात पूछनी है, हमें जानना है कि कल हमारे देश में या पूरी इस दुनिया में कहाँ क्या क्या हुआ, तो हम टेलीविज़न देख सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, हम रेडियो सुन सकते हैं। अगर हमें पिछले साल क्या हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? हम किसी से पूछ सकते हैं जिन्हें हमें लगता है याद होगा। हम पिछले साल के न्यूज़पेपर्स भी खोज सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें जानना है कि बहुत 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 साल पहले क्या हुआ था, यानी कि मान लीजिए हमें जानना है 1400 दशक में क्या हुआ था या फिर 1200 में क्या हुआ था, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यही समझना है हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिनके बारे में हम चीज़ें जान सकते हैं। तो वो क्या क्या है जो हम जान सकते हैं अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कैन फाउंड आउट। व्हाट पीपल एट, क्या लोग खाते थे, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, जो वो पहनते थे, जिस टाइप के घरों में वो रहते थे, वो किस तरह की ज़िंदगी जीते थे। यानी कि क्या वो हंटर्स थे, वो हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिजन, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, कौन थे वो। ओके, और अगर आप इन सब के मतलब जानना चाहें तो हंटर्स कौन होते हैं, जो जंगल में जाके अपने खाने के लिए, अपने बेसिक लाइफ के लिए वो हंटिंग करते हैं, यानी कि जानवरों को पकड़ना, मारना और खाना। हर्डर्स कौन होते थे, वो लोग जो अपने उनको एनिमल्स को चराना लेके जा रहे हैं और एनिमल प्रोड्यूस पे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे जिंदा रहते हैं। फार्मर्स जो खुद अपना खाना उगाना पसंद करते हैं। रूलर्स हमारे राजा मंत्री। मर्चेंट्स वो लोग जो ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, एक चीज़ को कहीं से खरीदना और दूसरी जगह जाके उसको बेचना और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना। प्रीस्ट हमारे पंडित, हमारे मौलवी, इन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं, जो भगवान की पूजा अर्चना को अपना जिम्मा मानते हैं। क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट करते हैं, जो कलाकृतियाँ करते हैं, यानी कि किसी भी तरह की पेंटिंग्स बनाना, पॉटरीज बनाना, वेसल्स बनाना, उनको बोला जाता है क्राफ्ट पर्सन्स। आर्टिस्ट कौन होते थे, आर्टिस्ट पेंटिंग जो करते थे, जो स्कल्पचर्स बनाते थे, जो पेंटिंग्स करते थे, या जो मॉन्यूमेंट्स में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के गेटवेज बनाने में जिनका काम होता था, वो आर्टिस्ट होते थे। ओके, म्यूजिशियंस ऑब्वियसली जिन्हें संगीत पसंद है, और साइंटिस्ट वो जो विज्ञान के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो विज्ञान की खोज करते हैं, उन्हें हम साइंटिस्ट बुलाते हैं।
और क्या जान सकते हैं हम पास्ट के बारे में, और हम उनकी गेम्स के बारे में जान सकते हैं। बच्चे किस तरह की गेम्स को खेला करते थे, वो किस तरह की कहानियों को सुना करते थे, किस तरह के नाटकों को देखा करते थे, और किस तरह के गानों को सुनना और गाना पसंद करते थे। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। नाउ वेयर डिड पीपल लिव। अब हमें जानना है कि अगर लोग मौजूद थे बहुत 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 साल पहले, तो वो कहाँ रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब आपको नर्मदा देखनी है मैप 1 में। मैप 1 इसी बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2 पे। ये देखिए, ये है मैप 1। इसके अंदर आपको रिवर्स मिलेंगी। ओके, सी, चंबल, महानंदी, नर्मदा, सतपुरा, तापी, ये रही नर्मदा रिवर। ओके, ये नर्मदा रिवर महाराष्ट्र साइड से फ्लो होती है और होती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नर्मदा के ठीक नीचे आपको मिलेगी तापी रिवर। ओके, नर्मदा के ठीक नीचे आपको मिलेगी तापी रिवर। और ये चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नर्मदा और तापी रिवर, यही दो रिवर्स हैं जो ईस्ट में फ्लो करती हैं। आप बाकी जगह देखेंगे जैसे कि महानंदी रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा है, और तुंगा भाद्रा है, उसके बाद पेनर रिवर है, कावेरी रिवर है। ये सारी ही नदियाँ जो हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। ओके, लेकिन नर्मदा और तापी एक ऐसी रिवर है जो वेस्ट में फ्लो करती है। आप यहाँ से गंगा, यमुना, चंबल, सोन नदी, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी फ्लो करती हैं और एक टाइम बाद जाके वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी आती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सो तापी और नर्मदा ये दो रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ओके, अगर आप ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर ये जो इंडस रिवर मिलती है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, बीज है, सतलुज है, ये भी रिवर्स हैं और ये भी वेस्ट में जाती हैं। लेकिन इस पे आप ध्यान दीजिए, ये पाकिस्तान के अंदर आती हैं। ओके, इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आती है। झेलम, चेनाब, रावी, ये भी पाकिस्तान के अंदर जाती है। एक बीज नदी है जो इंडिया में आती है, सतलुज है जो इंडिया में आती है। ओके, और ये आपने याद रखना है, झेलम, चेनाब और रावी, इन तीनों का ही पानी पाकिस्तान को अलॉटेड है, जबकि सतलुज और बीज, इन दो नदियों का पानी हिंदुस्तान को अलॉटेड है। ओके, सो ये आप एक रिवर का जो मैप होता है इसको आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा के रखिएगा। आप बार बार इसे देखें और याद कीजिए। सो नर्मदा रिवर हमने देख ली, नर्मदा रिवर। ओके, अब आगे देखते हैं। Narmada River. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. और पहले के समय में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता था किसी भी नदी के आसपास एक सेटलमेंट को बना लेना। अगर कोई नदी फ्लो कर रही है उसके बैंक्स के आसपास हम लोग सेटलमेंट बनाते थे, बिकॉज वाटर आपको वहाँ अच्छा मिलता है, वहाँ आपको सॉइल अच्छा फर्टाइल मिलता है, वहाँ पे आपके एनिमल्स कैन सर्वाइव, और आप खुद भी वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। सो रिवर्स के आसपास आपको सेटलमेंट्स ज़्यादा मिलेगी। सो फर्स्ट सेटलमेंट, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, यानी कि कई हज़ारों साल पहले नर्मदा रिवर के पास लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। और जब यहाँ लोग रहते थे, अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे पहले लोग वहाँ पे माने जाते हैं, वो कौन थे? वो गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब ये होता है लोग दोस्तों जो अपने खाने को गैदर करते हैं। वो खुद नहीं उगाते हैं, वो ढूंढते हैं अपने खाने को, कहीं कहीं से ढूंढते हैं। हंटिंग कर लिया, या कोई फ्रूट, आपको, आप जंगल में गए, आपको वहाँ कोई फ्रूट्स मिल गए, फ्रूट का कोई ट्री मिल गया, आपने वहाँ से अपना फ्रूट्स उतार लिए, कहीं से आपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लिया, आपने एनिमल को यूज़ कर लिया, और इसी तरीके से आपने अपने खाने को इकट्ठा किया, गैदर किया, आपने इकट्ठा कर लिया अपने खाने को, और फिर आप खा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड गैदरिंग योर फूड। सो इट इज़ अ स्किल्ड गैदर थे वो। दे knew about vast wealth of plants in surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. अब वो इस चीज़ को जानते थे
कि वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। अब जहाँ पर नदी है दोस्तों, मैंने आपको बताया बहुत फर्टाइल लैंड होता है और नदी के आसपास ही बड़े और छोटे जानवर भी आते हैं क्योंकि उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। तो क्या होता था कि वो लोग जानते थे कि इस नदी के आसपास या कोई भी नदी के आसपास, वो नर्मदा की बात कर रहे हैं तो नर्मदा की नदी के आसपास बहुत अच्छे घने जंगल है जहाँ से उनको अच्छे प्लांट्स मिल सकते हैं जिनकी वो रूट्स फ्रूट्स खा सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब चौथे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि उन्होंने एनिमल्स को हंट भी किया था। ऑब्वियसली अब इतने बड़े बड़े एनिमल्स मिल रहे हैं, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जिंदा रहना मुश्किल है, तो वो एनिमल्स को हंट भी किया करते थे। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपने फाइंड करनी है सुलेमान और किरथार हिल्स। तो देखिए मैप को और एक बार ढूंढने की खुद से कोशिश कीजिए। सुलेमान और किरथार हिल्स, देखिए ये रही सुलेमान और ये रही किरथार हिल्स। ओके, ये रही सुलेमान और ये रही किरतार हिल्स। दीज आर इन नाउ इन पाकिस्तान, एट दैट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो सुलेमान एंड किरतार हिल्स आप देख सकते हैं। इसके सबसे नियर बाय में आप ऊपर की तरफ कह सकते हैं काबुल रिवर है और नीचे की तरफ इधर इंडस रिवर है और सामने इनके टुवर्ड्स ईस्ट में झेलम भी है, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सभी इसके ईस्ट में जाती हैं। Okay, some of the areas where women and men first began to crop, such as wheat and barley, about 8,000 years ago, are located here. यहाँ पर कहा गया है कि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहली बार यानी कि एक ऐसी सेटलमेंट ग्रो हुई थी जहाँ पर लोगों ने, आदमी और औरतों ने खाने को खुद बनाना, खुद क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था। और वो किस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते थे? वो वीट को ग्रो करते थे, वो बार्ले को ग्रो करते थे। और कितने साल पहले? 8,000 साल पहले। ओके, पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स। अब यहाँ पे लोगों ने रियर करना एनिमल्स को, डोमेस्टिकेशन आने लग गया था। लोग अपने जानवरों को रियर करते थे, अपने पास रखते थे और उन्हें चरवाते भी थे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल। ओके, इस तरह के जानवरों को वो रियर करते थे एंड लिव्ड इन विलेजेस। और यहाँ पे गांव बन गए थे, यानी कि विलेजेस में वो रहते थे। इतनी सेटलमेंट आ गई थी कि सिर्फ अपना अपना बना के नहीं खाते थे, एक सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं। लोगों के पास एक गांव उनको समझ में आने लगा था कि अगर हमें कहीं रहना है तो हमें अकेले आइसोलेशन में नहीं, एक समूह में रहना होगा। सो दे लिव्ड इन अ विलेजेस। Locate the Garo Hills to the northeast and Vindhyas in the central India. अब इन्होंने बोला है गारो हिल्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही गारो हिल्स और ये रही विंध्यास। ओके, गारो हिल्स टुवर्ड्स ईस्ट आ जाती हैं और विंध्यास आ जाती है नर्मदा रिवर के ठीक ऊपर। ओके, और गारो हिल्स ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर के ठीक नीचे, ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच में है गारो हिल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या था? These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। अब ये कुछ और ऐसी जगह थी जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। ओके, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले चावल को उगाया गया था। आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी कि विंध्यास के नॉर्थ में, विंध्यास के ऊपरी सतह पे, ऊपर नॉर्थ की टूवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले चावल की फसल उगने लगी थी, लोगों ने उगाना शुरू किया था चावल। नाउ आगे बढ़ते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अब पहले बात करते हैं ट्रिब्यूटरी क्या होती है। देखिए, एक तो नदी होती है, एक बड़ी नदी हो गई, छोटी छोटी कई सारी नदियां हो गई। जब छोटी छोटी कई सारी नदियां एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं तो उसे उसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। यानी कि बड़ी नदी एक नदी हो गई और छोटी छोटी नदियां उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ओके, सो हम बात कर रहे हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही दिखाई थी दोस्तों, ये है इंडस रिवर। ओके, और इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलुज। ये आपको नाम याद करने की बहुत ज़रूरत है। इंडस एक बड़ी नदी है, इंडस रिवर एक बड़ी नदी है और इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज 5 हैं। झेलम, चेनाब, रावी, बीज,
एंड सतलुज। और इंडिया के पास कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? 20 और सतलुज का। और पाकिस्तान के पास किन किन नदियों का पानी जाता है? झेलम, चेनाब और रावी का। ओके, चलिए। Now, trace the river Indus and its tributaries. About 47,000 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. यानी कि 4700, यानी कि 47 years ago, 4700 years ago, 4700 साल पहले यहाँ पर कुछ सिटीज फ्लरिश हुई थी। कहाँ पर? इन रिवर्स के बैंक्स पे, इन रिवर्स के आसपास कुछ लोगों की सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई थी यहाँ पर। ओके, लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries along the sea coast. ओके, और 2500 years ago गंगा के आसपास भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, उसकी ट्रिब्यूटरीज। और गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये रही गंगा रिवर, ये रही गंगा रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं। गंगा जा रही है, यहीं से यमुना जा रही है, यहाँ से चंबल नदी भी निकलती है, और गंगा में से ही सोन नदी भी निकलती है। ओके, और गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आके मिलती हैं और मिलके सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। देखिए, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई, यमुना है, चंबल है, सोन नदी है, और इन्हीं के आसपास लोगों ने रहना शुरू किया था। कब? 4700 ईयर्स अगो यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था। और 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ था? 2500 ईयर्स अगो यहाँ पर लोगों ने अपनी सिटीज को डेवलप करना शुरू कर दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के आसपास और क्या क्या हुआ था? लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी की, गंगा। और देखिए, ये रही गंगा नदी और ये रही सोन रिवर, ये रही सोन रिवर, ये आप देख रहे हैं, ये सोन रिवर जा रही है। ओके, तो गंगा और सोन रिवर के आसपास क्या हुआ? इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा was known as मगध, now lying in state of बिहार। अब इसी के साउथ में, गंगा नदी के साउथ में, तकरीबन मैं आपको अगर अंदाज़ा बताऊं, बिहार आता है इस एरिया में, इस एरिया में आपका आता है बिहार। सो इस एरिया के अंदर ये जो साउथ में, और मगध, जो बात इन्होंने की है कि यहाँ पर मगध एक सिटी डेवलप हुई थी, फर्स्ट सिटी जिसे हम मानते हैं। सो मगध सिर्फ यही नहीं थी, मगध बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत बड़ी सिटी थी वो, यहाँ से फैल के तकरीबन राजस्थान तक भी फैली हुई थी। सो मगध का एक एरिया अच्छा वास्ट बड़ा एरिया था। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मगध, वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ओके, सो एंशियंट टाइम में एक बहुत बड़ी सिटी और एक पहली सिटी, एक पहली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं बनी थी, वो तो मगध। कहाँ पर? साउथ ऑफ गंगा के। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया था। वेयर was set up in other parts of the country as well, और यही किंगडम और कई जगहों में भी इंडिया के फैला हुआ था। और मैंने आपको बताया ये यहाँ से लेके कम से कम अपने वेस्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज में भी फैला हुआ था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मगध। और ये कितने साल पहले हुआ था? हम बात कर रहे हैं 250 साल पहले, 2500 साल पहले, 2500 years ago. Okay, now throughout people traveled from one part of the subcontinent to other. अब बात हो रही है कि जब ये सब सेटलमेंट्स होती थी तो क्या लोग ट्रैवल करते थे, क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे, या वो जाते थे तो वो क्यों जाते थे। ओके, the hills and high mountains including Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at time but never impossible. अब ये चीज़ आप देखिए कि जब आप ट्रैवल करते थे तो उस टाइम में आपके पास ये सब सुख सुविधाएं नहीं थी कि आपके पास ट्रेन, आपने ट्रेन पकड़ी, आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, प्लेन्स नहीं होते थे। तो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके पास हॉर्सेज हैं, कैमल्स हैं, आप एनिमल्स के ऊपर जा सकते हैं, आप बेयरफुट जा सकते हैं, आप नदियों को पार कर सकते हैं। तो वो एक बहुत डेंजरियस काम होता था कि आप हिमालय चढ़ के जा तो रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसके उस पार क्या है, या आप उस पार किस हालत में पहुंचेंगे, आपको और बीच में क्या क्या, किस तरह का क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे।
ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो ये उनका जर्नी को डेंजरस तो बनाता था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बहुत लोग इधर से उधर ट्रैवल करके जाते थे, इन मुश्किल रास्तों को भी पार करके वो जाते थे। ओके, सो men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like flood and drought. अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई क्यों जाना है, मतलब जब हमें पता है कि रास्ता इतना डेंजरस है, हमें नहीं मालूम कि आगे क्या है, तो भी हम जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं, क्यों आदमी और औरत जाते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। देखिए, जब आप एक नदी के आसपास रहते हैं, ओके, आप अपना खाना नहीं उगा रहे, तो कभी कभी होता था फॉरेस्ट का ही खाना खत्म हो गया, आपके एनिमल्स ही मूव कर गए, आपका एक प्रॉपर गांव नहीं है, उस टाइम में इतनी सिविलाइजेशन थी नहीं, तो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और कई बार उन्हें जाना पड़ता था अपनी विश के अगेंस्ट जाके, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे हो जाते थे, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो उन्हें उस जगह से जाना पड़ेगा। उस टाइम में आपके पास मोटर फैसिलिटी नहीं है कि जी सूखा है और यहाँ तो बारिश नहीं हो रही तो हमने तो मोटर चलाई और पानी ले लिया, या फ्लड आ गया तो चलिए हमें हमारे किंगडम में हमें रेस्क्यू टीम आई और वो हमें कहीं और ले गई, हमें खुद ही इन सर्च ऑफ दीज ऑल थिंग्स जाना ही पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कई बार आदमी आर्मीज के अंदर जाते थे। कॉन्करिंग अदर लैंड्स, कई बार क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े राज रजवाड़े हैं, तो जी हमें तो साथ वाले का पूरा एरिया कब्जाना है, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और उसका पूरा एरिया अपने अंडर ले लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी होती थी, तो भी आपको मार्च करना पड़ेगा। Besides, merchants travel with the caravans and ships carrying valuable goods from one place to another. अब सोच के देखिए, मर्चेंट्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें तो सामान खरीदना है और बेचना है, उनका तो यही काम है। रिलीजियस टीचर्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, पुराण पढ़े हैं, अब उस टाइम में बुक्स ऐसे पब्लिश तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ के लोगों को ज्ञान देंगे। जब आपके वहाँ के लोग एजुकेटेड हो गए, उनको ज्ञान हो गया, तो फिर आप वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, फिर आप वहाँ जाके ज्ञान देंगे। तो रिलीजियस टीचर्स इसलिए मूव करते थे। वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजेस ऑन द वे। Finally, some people perhaps traveled driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and existing places. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है इब्न बतूता। अब ये चीज़ समझिए कि जैसे आज हम एडवेंचर के लिए या हम अपनी मर्जी से सिर्फ एक घूमने फिरने के हिसाब से हम ट्रैवल करते हैं, नई नई जगह देखने के लिए, नई जगह खोज करने के लिए, तो उस समय भी लोग ये काम करते थे। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम आगे 7th स्टैंडर्ड की बुक में भी पढ़ाई करेंगे और इस स्टैंडर्ड की बुक में भी पढ़ाई करेंगे। इब्न बतूता वॉज अ पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ट्रैवल करने निकले थे, जिनको नई जगहें खोजनी थी, जिन्हें नई नई जगहों के बारे में पता करना था कि कहाँ पे किस राजा के अंडर क्या होता है, वो इन्हीं सर्च के लिए हमेशा निकला करते थे। ओके, ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और इन ट्रैवलिंग की वजह से सबसे बड़ी चीज़ होती थी आइडियाज़ का शेयर हो करना। अच्छा, आप तो यहाँ पे राइस उगाते हैं, हम तो वहाँ पे वीट उगाते हैं। अच्छा, आप राइस कैसे उगाते हैं, वो अपनी उनका ज्ञान लेके आते थे और अपना ज्ञान दे के आते थे, तो क्या होता था, आइडियाज़ शेयर हो जाते थे। वो एक ही चीज़ एक ही जगह नहीं रहती थी। जैसे आज भी अगर हम अमेरिका जाएंगे या लंदन जाएंगे, तो हम वहाँ का रहन सहन देख के आएंगे, फिर हम इंडिया का रहन सहन देखेंगे, और डेफिनेटली कई ट्रिप्स आपकी ऐसी होती है जो आपकी लाइफ चेंजिंग होती है। आप वहाँ घूम के आते हैं, फिर आप उन्हीं की तरह से आके, चाहे आप वापस आके अपने होम टाउन में रहे, लेकिन आप उस तरह से रहने लग जाते हैं या आपकी सोच बदल जाती है। तो इसी तरह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल होता था व्हेन दे ट्रैवल्ड। ओके, अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दी हुई है, फेसिंग पेज। Now this is a map of South Asia including the present country of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka. ओके, ये हमारा मैप ऑफ साउथ एशिया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस मैप की। ये एक साउथ एशिया का मैप था जो पहले का था, मतलब इट इज़ अ मैप ऑफ टुडेज, जब इंडिया भी है इसमें, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आपको हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी दिखती हैं, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, Myanmar, South Asia is often called subcontinent because although it is smaller than the continent, it is very large and it separates from the rest of the Asia by seas, hills
एंड माउंटेन्स। अब ये सब कॉन्टिनेंट वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाली आपकी कई बुक्स के अंदर आपको यही नाम सुनने को मिलेगा। हम बात सिर्फ इंडिया की नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वो भी इतने साल पुरानी, तो उस समय में ये कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट वाज वन बिग कंट्री। ओके, उस टाइम में यूनिफिकेशन नहीं था कि हाँ जी हम तो एक ही कंट्री है, हम यूनाइटेड है, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय में ये कंट्रीज बटी हुई नहीं थी और इनके ये नाम नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक सब कॉन्टिनेंट की, और सब कॉन्टिनेंट से आपको समझना होगा कि उसमें अफगानिस्तान भी आएगा, ईरान भी, चाइना भी, म्यांमार भी, साउथ एशिया भी, और ये कंट्रीज भी आएंगी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ओके, इसे हम सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। इसे हम सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटा ज़रूर है एक कॉन्टिनेंट से, लेकिन बहुत बड़ा है। और ये सेपरेट कैसे होता है बाकी एशिया में से? क्योंकि यहाँ पे बहुत सीज होते हैं, हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, इसी के द्वारा ये सेपरेटेड होता है बाकी पूरे एशिया से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? अब यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? अब ये तो आप सभी जानते हैं कि हम आजकल क्यों ट्रैवल करते हैं। शेयरिंग ऑफ आइडियाज, मर्चेंडाइजिंग, हर चीज़ के लिए आज हम भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं। नाउ लुक एट मैप 1 वंस अगेन। अब मैप 1 को आप दोबारा देखिए। हिल्स, मोर hills, mountains, seas form a large frontier of the subcontinent। आप देख सकते हैं कि hills है, mountains हैं और समुद्र है, ये सब एक बहुत अच्छा नेचुरल फ्रंटियर बनाते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। आप यहाँ देख सकते हैं इतने बड़े हिमालयाज है। अब अगर हमें यहाँ से चाइना की ओर जाना होगा, नेपाल की ओर जाना होगा, तो हमें इनको क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत सारी नदियाँ आएंगी और फिर बहुत सारे हिल्स और माउंटेन्स आएंगे, और फिर इन सबको क्लाइंब अप करके हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर हमें ये जाना है, तो बहुत लोग जो जाना चाहते थे वो गए भी, और उन्होंने माउंटेन्स को स्केल भी किया और इन्हें समुद्रों को क्रॉस भी किया। अगर हमें इधर की तरफ जाना है, यहाँ पर हमें जाना है म्यांमार, तो हम लोग को ये समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और लोग जाते भी थे। ओके, सो पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही यहाँ से कहीं कहीं गए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रॉस कर करके इंडिया में भी आए हैं। ओके, सो वास्को डी गामा, इफ यू रिमेंबर, ही केम टू इंडिया एंड ही स्टॉप्ड हियर। ओके, तो बहुत लोग यहाँ आते भी थे और बहुत लोग ऐसे थे जो यहाँ आते थे और आके यहाँ सेटल्ड भी हो जाते थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundred years। और यही movements, जो ये movements होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, इन्हीं की वजह से movements of people enriched our cultural tradition, और इन्हीं की वजह से हमारा cultural tradition जो है लोगों का, वो और ज़्यादा बड़ा, लोगों को नए तरीके आने लगे। कार्विंग स्टोन्स, वो स्टोन्स को कैसे कार्व आउट करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, उनसे और क्या क्या नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं, हम किस तरह का म्यूज़िक सुन सकते हैं, बना सकते हैं, और इवन कुकिंग फूड, और इवन हम किस तरह का खाना भी पका सकते हैं, ये भी कई 100 साल पहले से चल रही है प्रथा, और हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहा बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, नाउ दोस्तों, यहाँ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बाकी का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी हो सकता है इसे शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, और हम ऐसी ही और वीडियोज़ बनाने के टुवर्ड्स और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो थैंक यू।